गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं 14.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। क्या पहिए घर्षण कम कर देते हैं? यू मस्ट हैव नोन दैट attachments and other pieces of luggage fitted with wheels or rollers. On pulling attached roller roll over, here the motion of the roller is called rolling motion. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll than to slide a body over another. That is the reason it is conventions to pull attached fitted with rollers in comparison to the attached without rollers. आप जानते हैं कि जो आपके अटैचेस होती हैं तथा जो भारी सामान पर पहिए या रोलर लगाए जाते हैं, जो बैग देखे होंगे, बैग के नीचे में जो छोटे से व्हील लगाए जाते हैं, चक्के लगाए जाते हैं, वो खींचते हैं, रोलर ढुलकाते हैं, लुढ़काते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उस स्पीड को, उस मोशन को क्या कहते हैं? उस मोशन को कहते हैं रोलिंग मोशन कहते हैं, ठीक है, रोलिंग मोशन कहते हैं। और जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, मतलब एक वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। यहाँ पर एक जो सरफेस होती है, एक सरफेस, एक पृष्ठ के ऊपर में एक वस्तु एक पृष्ठ के ऊपर में ढुलकती है और दूसरी वस्तु के दूसरे पृष्ठ में ढुलकती हुई जाती है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक पृष्ठ से, मतलब एक सरफेस से दूसरी सरफेस में वो लुढ़कती हुई जा रही है, मतलब रोल होती जा रही है, तो इसी फ्रिक्शंस को, इसी घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, मतलब लौटनिक घर्षण। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन का मतलब कि जो आपका रोलिंग होता है, मतलब जो आप लोगों को चक्के या पहिए छोटे से गोल गोल जो घूमते हैं, वो क्या होते हैं? फ्रिक्शंस को कम कर देते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं। इसीलिए बिना रोलर लगी अटैची को खींचने की अपेक्षा रोलर लगी अटैची को खींचना पर घर्षण कम होता है। अगर आप देखेंगे कि दो बैग हैं, एक बैग में रोलर लगा है, मतलब व्हील्स लगे हैं छोटे छोटे, और एक बैग विदाउट किसके हैं? रोल के हैं, मतलब उसमें कोई भी पहिए नहीं लगे हैं। आप दोनों बैग को खींच के देखिए, जो आपके रोलर व्हील लगे हुए बैग हैं वो आसानी से आप खींचा जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो रहा है। लेकिन जहाँ पर व्हील नहीं लगे हैं वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, घर्षण ज़्यादा होगा, इसलिए वो आसानी से सरकती नहीं है। फ्लड फ्रिक्शन। फ्लड फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है? तरल घर्षण। You know that in science the common name of gases and liquids is fluids. Air, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. The frictional force extended by fluids is also called drag. The frictional force on an object in fluid depends on its speed with respect to the fluids. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. आप जानते हैं कि हमारे जो साइंस में है वो कॉमनली कुछ नेम्स होते हैं, जैसे गैस, लिक्विड्स, इन दोनों को क्या कहा जाता है? फ्लड्स। फ्लड्स में मतलब तरल कहा जाता है, ओके। साइंस में गैस एंड लिक्विड्स को फ्लड्स कहा जाता है। एयर, वाटर और जो भी अदर लिक्विड है वो किसी वस्तु से या किसी चीज़ से जब होकर जाती है या गुजरती है, तो यहाँ पर क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस लगते हैं। और यही फ्लड्स से लगाया गया जो भी फ्रिक्शंस होते हैं
फ्रिक्शंस फोर्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। जहाँ पर अगर आप किसी टेबल में या फिर किसी चेयर में वाटर है या ऑयल है, यहाँ पर कोई लिक्विड चीज़ें आप डाल देते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है, यहाँ पर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग मीन्स कर्षण। ओके। किसी तरल पर या किसी फ्लड पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है, मतलब किसी फ्लड पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपर्ट यहाँ पर देख लेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लड। जो भी आप लगा रहे हैं, आपका घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, वो वस्तु की सतह मतलब ऑब्जेक्ट की जो तरल सापेक्ष होती है, गति वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर, कि वो कैसे कितना फोर्स लगेगा वहाँ पर। ओके। 14.7 अर्थक्वेक अ नेचुरल फिनोमेनन। भूकंप एक प्राकृतिक परिघटना। You know that there are certain natural phenomena occurring on earth to which it is very difficult to protect ourselves from them, so that they are called a natural disaster. Some natural phenomena are flood or drought, lightning or thunderstorm, earthquake, getting fire, wind and cyclone, etc. This natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. Due to protective steps taken by science and technology, this phenomena can be predicted to some extent. आप देखे होंगे, आप जानते भी होंगे कि जो एक नेचुरल फिनोमिना, एक जो प्राकृतिक परिघटना होती है, वो पृथ्वी पर घटित होती है, जिनमें अपना बचाव करना बहुत कठिन हो जाता है। ये सभी को हम क्या कहते हैं, ये सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ऐसी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हैं जैसे कि ड्रॉट, सूखा, लाइटनिंग मतलब तड़ित बिजली गिरना, थंडर स्टॉर्म भी बोलते हैं, अर्थक्वेक मतलब भूकंप आना, गेटिंग फायर मतलब आग लगना, वाइंड एंड साइक्लोन मतलब तूफान या चक्रवात। ये जो सारी आपकी नेचुरल डिज़ास्टर हैं, वो मानव जीवन तथा संपत्ति को बड़े रूप में विनाश कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो इनको ही नियंत्रित करने के कुछ प्रयास करते हैं। इन्हें तो पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक इन्हें क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। लेट्स लर्न अबाउट द मेजर स्टेप टू बी टेकन फॉर आवर प्रोटेक्शन बाय रिड्यूसिंग द लॉस ड्यू टू द नेचुरल फिनोमिनन अर्थक्वेक। तो हम देखते हैं कि जो एक प्राकृतिक आपदा है, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे भूकंप, और उससे होने वाली जो हानियाँ होती हैं, उसको कम करने के और इसके बचने के उपाय जो होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। Earthquake occur all the time all over the earth. They are not even noticed. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to building, bridges, dams and people. They can also cause floods, landslide and tsunamis. पृथ्वी पर हर समय कहीं ना कहीं भूकंप मतलब अर्थक्वेक किंतु आते ही रहते हैं, किंतु बड़े भूकंपों को ही महसूस किया जाता है। जो छोटे से झटके होते हैं, छोटे भूकंप के झटके अर्थक्वेक होते हैं, उन्हें हम नहीं महसूस कर पाते।
ये इमारतों, पुलों, बांधों लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाते, बहुत नुकसान करते हैं। इनके कारण बड़े भूस्खलन, सुनामी भी आते हैं। An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which is caused by a disturbance deep inside the earth crust. We know that the outermost layer of the earth is not in one piece. It is a fragmented. Each fragment is called a plate. This plate are in continuous motion. When they brush past one another or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth crust which is shown up as an earthquake on the surface of the earth. आप देखे होंगे कि जो अर्थक्वेक होती हैं वो अर्थ जो होते हैं वो झटका या कंपन होता है। अर्थक्वेक पृथ्वी का झटका या कंपन होता है, मतलब शेकिंग या ट्रेम्बलिंग। ये जो अर्थ होती है उसका जो क्रस्ट होते हैं उसके अंदर गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है अर्थक्वेक। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी की क्रस्ट होती है, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं और आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, मतलब फ्रिक्शन होता है यहाँ पर भी। और जब एक दूसरे से रगड़ खाती है नीचे और आगे पीछे चली जाती है, एक दूसरे के नीचे चली जाती है, तो ये जो क्रस्ट होती है यहाँ पर आपको भूकंप के रूप में दिखाई देता है। इन्हीं के अनियमितता के कारण, इन्हीं के टकराव के कारण, इनमें गति होने के कारण, मोशन होने के कारण ये भूकंप के रूप में दिखाई देती हैं। आप लोग देख लेंगे कोलाइडिंग प्लेट्स, मतलब टकराती हुई जो प्लेट्स होती हैं वो ऐसी दिखाई देती हैं, देख लेंगे। ब्रशिंग प्लेट्स, मतलब जो रगड़ती हुई जो प्लेट्स होती है वो इस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे इस तरीके से अर्थक्वेक आप लोगों का होता है। ओके। Tremors on the earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hits the earth or an underground nuclear explosion is carried out. However, most earthquakes are caused by the movement of earth plates. आप ट्रेमोर्स मीन्स जो आपकी ज्वालामुखी जो होते हैं वो फटते हैं, या किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने, या किसी आपके वल्केनो जो होते हैं उनका जो वो स्फोट होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन जो होता है, उसके कारण भी भूकंप आ सकता है। लेकिन अधिकांशतः जो भूकंप होते हैं, मोस्टली जो भूकंप होते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, वो अर्थ की जो प्लेटें होती हैं जो आपने पिक्चर में देखी, ये प्लेटों की मूव के स्पीड, उनकी जो गति होती है, उनका जो मूवमेंट होता है, उनके कारण ज़्यादा होता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड अ रिचर्ड स्केल। जो अर्थक्वेक है उसकी पावर को, उसकी शक्ति को नापने के लिए एक स्केल तैयार किया गया, एक पैमाना तैयार किया गया, जिसे आप क्या कहते हैं? रिचर्ड स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिचर्ड स्केल। डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव अ मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर्ड स्केल। देखेंगे कि जो रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिणाम वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। वहाँ पर स्केल में पूरे पॉइंट्स दिए होते हैं। अगर 7 से ऊपर के लेवल में वो जाता है तो ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। द रिचर्ड इट इज़ एडवाइज टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग सिंपल एंड क्वेक सेफ। अतः आवश्यक है कि भवन, जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हैं, वो सरल हो और भूकंप रोधी हो, जहाँ पर अर्थक्वेक की संभावना कम हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। अब प्रोटेक्शन मतलब बचाव। भूकंप से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? ये तो ज़रूरी नहीं कि भूकंप को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर सकें, क्योंकि वो क्या है, एक
प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिज़ास्टर है, जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ बचने के उपाय हैं। क्या करें हम? इफ़ यू आर एट होम, टेक शेल्टर अंडर द टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। यदि आप घर पर हैं अपने, तो आप क्या करें? किसी मेज़ या पलंग के नीचे लेट जाइए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट ऑल फॉल ऑफ यू। ऐसी ऊंची तथा भारी चीज़ों से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं, लाइक फ़ैन, ठीक है, टीवी, फ्रिज, इन सब से आप दूर रहिए। इफ़ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो। आप यदि बिस्तर पर हैं तो लेटे रहें तथा अपने सिर को तकिए के द्वारा बचाव करके रखें। If you are outdoors, find a clear spot away from building, trees and overhead power lines drop to the ground. यदि आप घर से बाहर हैं, आउटडोर, तो आप क्या करें? घरों से, इमारतों से दूर रहें, पेड़ों से दूर रहें, तो सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोल हो, तार से। किसी खुली जगह में जाकर ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। If you are in a car or bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. यदि आप किसी वाहन में हैं, कार के अंदर हैं, तो बाहर ना निकलें। ड्राइवर से कहें कि वो वाहन को या गाड़ी को धीरे धीरे चला के किसी खुले स्थान पर ले जाएं, जहाँ पर पेड़, बिल्डिंग या आपके इलेक्ट्रिक पोल, तारें, ये सारी कोई भी चीज़ें ना हो। ठीक, वी हैव लर्न में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे। चैप्टर से रिलेटेड ही रहते हैं, तो आप बिल्कुल इसे समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।